नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज तारीख है 28 अप्रैल 2021 और शाम के 4 बज रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि वैक्सीन के लिए 18 साल की उम्र वाले या फिर इनसे ऊपर 44 साल वाले, 18 से 44 मतलब 18 से 45 वाले तो अब भी ले सकते थे, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 मई से उन्हें वैक्सीन मिलेगी। देखिए, वक्त का तकाजा है कि वैक्सीन सबसे बड़ी ज़रूरत है, लेकिन कुछ बातें आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं और यह बात हम सरकार को भी बतलाना चाहते हैं। आप मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, सरकार को भी सुनना चाहिए, नहीं तो 1 तारीख को यह मत कहिएगा यह बात पहले बताई क्यों नहीं। तो देखिए, अच्छी बात है कि वैक्सीन प्रत्येक बालिग को मतलब प्रत्येक एडल्ट को भारत में लगाया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही जो तैयारियां हैं या तैयारियों में जो खोट दिखाई पड़ रहा है, छेद दिखाई पड़ रहा है, उसे लेकर मेरे मन के भीतर कई आशंकाएं भी हैं। राजनीतिक वायदों, चुनावी कस्मों का क्या होता है मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन यह बात मुझे समझ में नहीं आई कि जब वैक्सीन की कीमतें तय की गई तो केंद्र के लिए अलग मतलब मोदी सरकार के लिए अलग और राज्य सरकारों के लिए अलग, राज्य में सरकारें चाहे बीजेपी की हो या किसी दूसरी पार्टी के लिए अलग अलग क्यों तय की गई। ये क्यों मान लिया गया कि राज्य की सरकारें केंद्र की सरकार से ज़्यादा धनवान है और वह अधिक पैसे पर वैक्सीन खरीद सकती है। यह बात हमें समझ में नहीं आई, आपको समझ में आती है कि नहीं आती है मुझे नहीं पता। बिहार के लिए तो और भी मुसीबत की स्थिति है। देखिए, नीतीश कुमार ने फैसला किया है, कई दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भी फैसला किया है। अच्छी बात है कि हम वैक्सीन मुफ्त में देंगे, जो सरकारी अस्पताल या जो सरकारी व्यवस्था होगी वहाँ जो लेने जाएंगे। लेकिन आप समझिए कि महंगी कीमत पर, केंद्र से महंगी कीमत पर जब राज्य सरकार वैक्सीन खरीदेगी तो इसका बोझ प्रदेश की दूसरी जन कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ेगा। मतलब दूसरे कार्यक्रम का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो या तो बाधित होगा या बंद होगा, क्योंकि बहुत बड़ा खर्च इस मद में होगा। बिहार वैसे भी गरीब प्रदेश है, बिहार अमीर प्रदेशों की तरह नहीं है, यह भी आपको पता है। जो मैंने चुनावी कसम और राजनीतिक वायदे की बात करी, आपको याद होगा कि जब बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 में हो रहा था तो देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पटना आई थी, भाजपा का चुनावी संकल्प पत्र जारी कर रही थी। तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही वैक्सीन आएगा बिहार के लोगों को सबसे पहले वैक्सीन देंगे और वो भी मुफ्त में। तो कहाँ चला गया वो वायदा, कहाँ चला गया वो चुनाव के वक्त खाई गई कसम। अब तो यही बात है ना कि इनकी बातों पर भरोसा नहीं होता है। बीजेपी जो चुनाव के वक्त कहती है, चुनाव खत्म होते ही, जीत हासिल करते ही मुकर जाती है। खैर, कसमें वायदे से आगे चलते हैं। देखिए, मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ वह बात इस ओर इशारा करती है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी पैदा हो सकती है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है वह आप जरूर पूरा करें, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार यह समझती है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति या बिहार का प्रत्येक व्यक्ति ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूर्ण ही कर सकता है। क्या आप उन गरीबों के बारे में जानते हैं जिन्होंने कभी ऑनलाइन सुना ही नहीं? क्या आप उन रिक्शा चालकों को जानते हैं? क्या उन रेहड़ी वालों को जानते हैं? क्या उन खोमचे वालों को जानते हैं? तो सबसे पहली समस्या तो ये होगी कि ये जो तबका है उसे ऑनलाइन के लिए परेशान होना पड़ेगा। पहले वे ऑनलाइन, ये भी एक धंधा शुरू हो जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ऑनलाइन कराना होगा, क्योंकि अब तक आप कह रहे हैं कि वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन या जाकर तुरंत वैक्सीन लेना संभव नहीं होगा। इसके आगे की बात समझिए। जब 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दिया जाने लगा
तब भी बिहार में कई जगहों से ये खबर आई कि लोग पहुंच रहे हैं और वैक्सीन समय पर नहीं मिल रहा है। कई जगहों से ये खबर आई कि वैक्सीन की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब है। कई जगहों से ये खबर आई कि लोग 2-2, 3-3 दिनों तक लौट रहे हैं। तो देखिए, तब तो कम संख्या में लोग वैक्सीन लेने को तैयार हुए थे, लेकिन जो कोरोना की दूसरी महालहर आई है डबल म्यूटेशन के साथ, इसके बाद लोग इतने भयभीत हैं कि वो वैक्सीन लेंगे ही लेंगे। और सरकार को, हमारे आप जैसे लोगों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए कि वैक्सीन ले, अवश्य ले। देखिए, ये जो वैक्सीनेशन है ये पोलियो टीकाकरण की तरह नहीं है कि घर घर जाकर बूंद देने, यहाँ तो इंजेक्शन लगना है। और जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार के कई लोग भी मेरी बात से सहमत हैं कि यदि सप्लाई चेन, वैक्सीन का सप्लाई चेन कहीं भी डिस्टर्ब हुआ और जहां भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाएगा वहां लंबी लाइन लगी तो 2 तरीके की परेशानी आएगी। देखिए, 18 साल से 44 साल, 18 से 45 वाले के लिए तो अभी भी व्यवस्था थी। ये जो उम्र वर्ग है ये आग है, इसमें गुस्सा भी होता है, तूफान भी होता है। और जब ये वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच जाएंगे, रजिस्ट्रेशन हुआ हो ना हुआ हो, और जब उन्हें वैक्सीन नहीं लगेगी तो इनके भीतर गुस्सा फूटेगा। और जब गुस्सा फूटेगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को समझिए कि सप्लाई चेन को किस तरीके से बिल्कुल सुचारू रखना है, कैसे भीड़ न जुटे और जो लोग आ जाएं वे बिना वैक्सीन लगाए न जाएं। यदि कहीं परेशानी हुई, आप हॉस्पिटल्स को बनाएंगे, स्कूल्स को बनाएंगे, यही बनाएंगे ना, तो वहाँ फिर सरकारी संपत्ति, देखिए पुलिस हेडक्वार्टर में भी मेरी बातचीत हो रही थी, उन्हें भी इस बात की चिंता है कि फिक्र है कि कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। दूसरी व्यवस्था जो मेडिकल सिस्टम है, जो हेल्थ सिस्टम है, उन लोगों की चिंता है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर होगा वहाँ 1 तारीख से बड़ी भीड़ जुटेगी। अभी आपने देख रहे हैं कि कोविड-19 के टेस्ट के लिए, चाहे वो रैपिड टेस्ट हो चाहे RT-PCR हो, जहाँ भी व्यवस्था है वहाँ इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जा रही है कि वहाँ पहुँचने वाला आदमी भीड़ देखकर डर जाता है कि अगर मुझे कोरोना न भी हुआ हो तो यहाँ कोरोना हो सकता है। आप जाकर PMCH की व्यवस्था देख लीजिए, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में, वहाँ रैपिड टेस्ट के लिए किस तरीके से भीड़ जुटती है। तो जो वैक्सीनेशन सेंटर होंगे, यदि वहाँ बड़ी संख्या में भीड़ जुटने लगी और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया गया तो ये जो कोविड-19 की दूसरी लहर है, ये वैक्सीनेशन सेंटर सुपर स्प्रेडर सेंटर बन जाएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा, कैसे रखेंगे, क्या रखेंगे, यह सरकार को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो संक्रमित हो रहा है वो कितनी तेज़ी से दूसरे लोगों को संक्रमित कर रहा है, कितने लोगों की जान ले रहा है, यह बात समझने की है। हालात तो ऐसे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, कंप्लीट लॉकडाउन। एम्स के डॉक्टर्स बोल रहे हैं और जो अनुभव हैं वो भी कहा जा रहा है। महाराष्ट्र के बारे में एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने कहा कि जब वहाँ कंप्लीट लॉकडाउन नहीं था और जो शुरुआती चरण था, जब ढील थी, तो 100 में 30 लोग इन्फेक्टेड दिखाई दे रहे थे। मतलब जब 100 लोगों की जांच हो रही थी तो उनमें 30 लोग संक्रमित पाए जा रहे थे। लेकिन जब सख्ती बढ़ाई गई, जब कंप्लीट लॉकडाउन हुआ, तो अब 100 लोगों में से 5 लोग, मतलब संख्या घट गई 25 की। 100 टेस्टिंग में 5 लोग इन्फेक्टेड आ रहे हैं। तो बिहार की सूरत भी है कि कंप्लीट लॉकडाउन की जरूरत है, लेकिन ये फैसले प्रशासनिक, राजनीतिक, बिहार सरकार के कई मंत्रियों ने भी कहा, लेकिन आखिरी फैसला तो सरकार को लेना है। तो पहली बात तो जो मेरी चिंताएं हैं वैक्सीनेशन को लेकर, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन वैक्सीन हर व्यक्ति को लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
भरोसा पैदा कीजिएगा अपने लोगों में। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपको हम करने जा रहे हैं, जिस ओर हमारी चिंता, आपकी चिंता, सरकार की चिंता होनी चाहिए। आपको पता है, नहीं पता है, मुझे नहीं पता, कि 1 मई के बाद जो ब्लड बैंक हैं वहां ब्लड की समस्या पैदा होने वाली है। और बीमारी सिर्फ कोविड नहीं है, कोविड के अलावा भी दूसरी बीमारी हैं जिनमें पेशेंट को ब्लड की जरूरत होती है। अब आप कहेंगे ये समस्या कैसे पैदा होगी? तो देखिए, जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है या जो नियम है, कि जो व्यक्ति वैक्सीन लेंगे, पहला डोज लेंगे, वो उस दिन से दूसरे डोज के 28 दिनों के बाद तक, मतलब सेकेंड डोज के 28 दिनों के बाद तक वो किसी को ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। मतलब आपने कोवैक्सीन लिया, इंडिया में 2 वैक्सीन अभी दिए जा रहे हैं। आपने कोवैक्सीन लिया, दूसरा डोज पहले डोज के 4 हफ्ते से 6 हफ्ते के बीच में दिया जाना है। तो कम से कम 28 दिन हुए, और फिर सेकेंड डोज के बाद 28 दिन और, तो 56 दिन, 56 डेज आप किसी को ब्लड डोनेट करने की स्थिति में नहीं होंगे। कोविशील्ड दूसरा वैक्सीन, इसमें पहले डोज के बाद दूसरा डोज 6 हफ्ते 6 वीक्स के बाद दिया जाना है। मतलब 42 डेज पहला और दूसरा डोज का दिनों का अंतर, और आगे 28 दिन। मतलब ये व्यक्ति 70 दिनों तक, 70 डेज तक किसी को ब्लड डोनेट नहीं कर पाएगा। अब आप सोचिए कि 18 से ऊपर या 18 जिनकी हो चुकी है उम्र, वे सब वैक्सीनेशन की ओर बढ़ेंगे, बढ़ना भी चाहिए। तो हमारी तैयारी क्या है कि हम अपने जो ब्लड बैंक्स हैं वहाँ ब्लड की अवेलेबिलिटी जो है उसे सुचारू रखें। इस पर भी सोचना होगा, नहीं सोचिएगा तो परेशानी होगी, क्योंकि ब्लड डोनर मिलेंगे नहीं तब। 18 साल से कम उम्र वाले तो आपको ब्लड डोनेट करेंगे नहीं। और क्राइसिस अभी से ही दिखना शुरू हो गया है। आज ही हमने खबर पढ़ी, कल भी जाना था, कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो 100% डेडिकेटेड कोविड अस्पताल नहीं है, मतलब वहाँ दूसरे जो रोगी हैं उनकी जो बीमारी है, गंभीर बीमारी है, उनका भी इलाज चल रहा है, और वहाँ ब्लड बैंक में खून खत्म हो गया। तो देखिए, तत्काल व्यवस्था तो ये की गई कि NMCH नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिसे 100% कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है, तो कोविड-19 के जो मरीज हैं उन्हें ब्लड की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो वहाँ तत्काल ब्लड की आवश्यकता नहीं थी। NMCH के ब्लड बैंक में मरीज को नहीं देना था, तो NMCH वालों ने PMCH वालों को दे दिया उनकी जरूरत के मुताबिक से। लेकिन जब 1 मई से ब्लड डोनर मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे, उनकी संख्या नगण्य हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? जो दूसरे मरीज होंगे, गंभीर बीमारी से पीड़ित होंगे, उनके लिए ब्लड कहाँ से आएगा जब ज़रूरत होगी? तो इन मुद्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और यदि आपने अभी से तैयारी नहीं शुरू की तो बाद में छाती पीटने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए वैक्सीन प्रत्येक व्यक्ति लें, सरकार प्रोत्साहित करे, लेकिन सरकार को यह व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी कि जो व्यक्ति वैक्सीन लेने वैक्सीनेशन सेंटर पर गया है वहाँ उसे कोई परेशानी नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, और किसी भी सूरत में उसे लौटना ना पड़े। यदि लौटने का सिलसिला, देरी का सिलसिला शुरू हुआ तो गुस्से का तूफान उठ खड़ा होगा, और इसके बाद परेशानी बढ़ती जाएगी, विधि व्यवस्था की समस्या भी उठनी शुरू हो जाएगी। सरकार को सोचना चाहिए। जो हमने बताया है, मुझे विश्वास है कि मेरी बातों से आप सहमत होंगे। आप भी ध्यान रखिएगा, देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।